अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं फैसल इकबाल और आप देख रहे हैं दी स्पिरिट साइंस एकेडमी ऑफिशियल। तो स्टूडेंट्स, हमने सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का काम स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें हम लिमिट्स, फंक्शंस और कंटिन्यूटी डिस्कस कर रहे थे। तो फंक्शंस को डिस्कस करने के लिए मैंने आपको बताया था कि दो चीज़ों पे हमें टोटली ग्रिप करनी पड़ेगी। तो वो दो चीज़ें थी, जिसमें एक था कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास ऑर्डर पेयर्स भी आ जाते थे। तो हमने एक पहले लेक्चर में, सेकंड ईयर का जो पहला लेक्चर लिया था, उसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट को और ऑर्डर पेयर्स को डिस्कस किया था। और फिर लेक्चर नंबर 2 में हमने रिलेशंस को डिस्कस किया था। अब अगर आप स्टूडेंट्स, आपने अगर ये दोनों लेक्चर्स को देख लिया है, समझ लिया है, तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो फंक्शंस होगा। और अगर दोनों टॉपिक्स आपको फिंगर टिप्स पे आ चुके हैं तो फंक्शंस को समझने में हमें बड़ी आसानी हो जाएगी। तो चले आए चलते हैं अपने टॉपिक फंक्शंस की तरफ। द टर्म फंक्शन वाज फर्स्ट यूज्ड बाय जर्मन मैथमेटिशियन। जर्मन मैथमेटिशियन है जिसने सबसे पहले टर्म फंक्शन को इस्तेमाल किया, और उस जर्मन मैथमेटिशियन का नाम है गॉटफ्रीड विल्हेल्म लेबनीज। GW लेबनीज भी इसको कहते हैं, पूरा नाम गॉटफ्रीड विल्हेल्म लेबनीज। इन 1673 यानी 1673 में जर्मन मैथमेटिशियन गॉटफ्रीड विल्हेल्म लेबनीज जिसने फंक्शन को इंट्रोड्यूस करवाया। टू डिस्क्राइब द डिपेंडेंस ऑफ वन क्वांटिटी टू अनदर, एक क्वांटिटी का दूसरी क्वांटिटी के साथ रिलेशन बताने के लिए फंक्शंस के टर्म को इंट्रोड्यूस कराया गया। तो अब हम पढ़ते हैं फंक्शन बजाते खुद है क्या चीज़। तो फंक्शन इज़ अ रूल, फंक्शन एक ऐसा रूल है। अ कोरस्पोंडेंस, एक ऐसी कोरस्पोंडेंस है, कोरस्पोंडेंस कहते हैं मुताबिकत। इन विच, जिसमें फॉर ईच वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की हर वैल्यू के लिए देयर एग्जिस्ट अ यूनिक वैल्यू फॉर वाई, एक्स की हर वैल्यू के लिए यूनिक वैल्यू फॉर वाई, एक्स की एक वैल्यू के लिए वाई की यूनिक वैल्यू होनी चाहिए। यानी एक्स की एक वैल्यू आप पुट करें तो वाई का एक ही जवाब आना चाहिए, एक से ज़्यादा आंसर नहीं आने चाहिए वाई के। तो इसको यूनिक आ गया। तो हमें फंक्शन की डेफिनेशन हमारे पास दो पार्ट्स में है। एक हमारे पास है फॉर ईच वैल्यू ऑफ एक्स, फिर दूसरी जो इसका पार्ट है देयर एग्जिस्ट अ यूनिक वैल्यू फॉर वाई, वाई की एक यूनिक वैल्यू होनी चाहिए। तो अगर हमारे पास एक एक्स है, एक्स वैल्यू है, इस एक्स वैल्यू पे कोई सा फंक्शन एफ नामी कोई फंक्शन ऑपरेट किया जाए, टूल लगाया जाए, तो स्टूडेंट्स क्या होगा, ये जब एफ, इस एफ फंक्शन के ऊपर, एक्स फंक्शन के ऊपर जब इस एफ फंक्शन को ऑपरेट किया जाएगा तो हमारे पास आंसर आएगा एफ ऑफ एक्स। यानी कि हमने इस एक्स के ऊपर इस फंक्शन एफ को ऑपरेट किया है तो हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स। इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास एक फंक्शन होगा यहाँ पे ए, इस पर हमने कोई फंक्शन एफ ऑपरेट करना है तो ये कैसे बन जाएगा फिर, तो ये बन जाएगा एफ ऑफ ए। इसका मतलब है ये जो ए है, इस ए फंक्शन, इस ए वाले आंसर पे, इस ए वाली वैल्यू पे एफ फंक्शन को हमने ऑपरेट किया तो हमें एफ ऑफ ए मिल गया। तो इस एफ ऑफ ए को हम नाम दे देते हैं कि ये हमारे पास वाई वैल्यू है। तो अब हमारे पास बन क्या जाएगा, यानी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल हो जाएगा वाई के। तो ये जो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई है, इस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई को इंट्रोड्यूस करवाया था आइलर ने, इसको आइलर ने इंट्रोड्यूस करवाया था एफ एक्स को। अब एफ एक्स के अंदर ये जो एक्स है, एक्स को इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को इनपुट भी कहा जाता है, इसको डोमेन भी कहा जाता है। और ये जो वाई है डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल को आउटपुट भी कहते हैं और रेंज भी कहते हैं। अब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट स्टूडेंट्स क्या है कि जिस तरह अगर हम आज अपनी बात करें तो हम स्टूडेंट्स हैं, हमें कोई भी अपनी ज़रूरत की चीज़ चाहिए होगी तो हम अपने पेरेंट्स से डिमांड करेंगे कि हमें फ़लाँ बुक परचेज़ करनी है, हमने कॉपी ख़रीदनी है, हमने पेन ख़रीदना है, हमें अपने कॉलेज की अकेडमी की फ़ीस जमा करवानी है। तो हम क्या कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स पे इन्हिसार कर रहे हैं, हम अपने पेरेंट्स पे डिपेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब क्या है, जो स्टूडेंट्स हैं
स्टूडेंट्स को मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि स्टूडेंट्स एक्स हैं, तो एक्स क्या है, ये जो स्टूडेंट्स है वो क्या है, डिपेंड कर रहे हैं, तो मैं डिपेंड को क्या कह दूंगा, वाई वैल्यू, और जो एक्स है वो इंडिपेंडेंट है, और इंडिपेंडेंट कौन है, पेरेंट्स, क्योंकि स्टूडेंट जो हैं, बच्चे जो हैं वो अपने पेरेंट्स से अपनी हर ख्वाहिश पूरी करवा रहे हैं, तो पेरेंट्स को मैं क्या कह दूंगा, वो इंडिपेंडेंट है, और जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या है, डिपेंडेंट है, वो अपने पेरेंट्स पे इन्हसार करते हैं। तो अब हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि क्या हमें कोई रिलेशन दिया गया हो, हमें उसकी कैसे पहचान होगी कि वो रिलेशन है या फंक्शन है। तो मैंने एक फंक्शन यहाँ पे एक रिलेशन, ये मैंने एक रिलेशन कंसीडर किया, y इज इक्वल टू 4x²। अब y इज इक्वल टू 4x² में आपने क्या करना है, डेफिनेशन आपने यूज करनी है। डेफिनेशन कहती है फॉर ईच वैल्यू ऑफ x, x की हर वैल्यू के लिए, x की हर वैल्यू के लिए, यानी x की कौन सी वैल्यू के लिए, आप 1 पुट कर दें, आप 2 कर दें, 3 कर दें, 4 कर दें, 5 6 कुछ भी प्लस माइनस आप पुट कर दें। तो यहाँ पे मैंने x इज इक्वल टू 1 इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया, x की जगह पे 1 आ गया, स्क्वायर एज इट इज है, तो 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, 4 1 दा 4। अब x की वैल्यू 1 पुट की हमने, और y का कितना आंसर मिला, 4, जो कि एक यूनिक आंसर है। यूनिक आंसर से मुराद क्या है कि एक ही y का आंसर मिला है हमें, y का एक जवाब आया है, एक से ज्यादा नहीं आए, तो इसको यूनिक कहते हैं। अगर एक ही आंसर आ रहा हो तो इसको यूनिक कहते हैं। तो डेफिनेशन यहाँ पे फॉलो कर रही है, फॉर ईच वैल्यू ऑफ x यूनिक वैल्यू फॉर y, y की क्या वैल्यू होनी चाहिए, यूनिक, यानी एक इनपुट दी है, एक ही आउटपुट आई है, तो इसको क्या कहेंगे हम, अगर एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट आए तो हम उसको फंक्शन कहते हैं। तो दिस शोज दैट y इज इक्वल टू 4x² इज अ फंक्शन, ये एक फंक्शन है, बिकॉज इट फॉलोज दी डेफिनेशन, क्योंकि ये डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है। फॉर ईच वैल्यू ऑफ x देयर एग्जिस्ट अ यूनिक वैल्यू फॉर y। अब इसके उलट हम फर्ज करते हैं एक एग्जांपल, y² इज इक्वल टू 4x, यहाँ पे भी x की वैल्यू 1 लगाएंगे तो हमें 4 आंसर मिला। स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट लेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू मिलेगी प्लस माइनस 2। तो देखिए यहाँ पे हमने यूनिक वैल्यू एक x की, फॉर ईच वैल्यू x की एक वैल्यू पुट की, तो यूनिक आंसर आना चाहिए y का, जबकि y का तो इस केस में यूनिक आंसर आया ही नहीं है, यहाँ पे तो y के 2 आंसर आ गए। तो इसका मतलब है ये तो डेफिनेशन को फॉलो ही नहीं कर रहा। अगर ये डेफिनेशन को फॉलो नहीं कर रहा तो इसका मतलब है हम इसको फंक्शन नहीं कह सकते। अगर हम इसको फंक्शन नहीं कह सकते तो फिर ये क्या है, ये सिंपली एक रिलेशन है। तो दिस शोज दैट y² इज इक्वल टू 4x इज नॉट अ फंक्शन बिकॉज इट अगेंस्ट दी डेफिनेशन, ये डेफिनेशन के खिलाफ है। अब इसके हम फंक्शन के कुछ की पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। पहला की पॉइंट है, फंक्शंस आर बेसिकली स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। फंक्शन जो है वो रिलेशन की एक खास किस्म है। एवरी फंक्शन इज आ रिलेशन, एवरी फंक्शन यानी कि हर फंक्शन इज आ रिलेशन, हर फंक्शन, जितने भी फंक्शन होंगे वो लाजमी तौर पर रिलेशन होंगे। बट जबकि इसके बरक्स क्या है, एवरी रिलेशन में और मे नॉट बी आ रिलेशन। जो हमारे पास रिलेशन है उसके लिए क्या है, जो हमारे पास रिलेशन है उसके लिए क्या है कि वो फंक्शन हो भी सकता है और फंक्शन नहीं भी हो सकता। तो फंक्शन को ग्राफिकली समझने के लिए मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, उन पॉइंट्स को अगर हम ज़हन नशीन रख लेते हैं तो हमें फंक्शन को ग्राफिकली समझने में बड़ी मदद मिलेगी। तो इफ़ गिवन अ ग्राफ, हमें एक ग्राफ दिया गया हो, वी शुड यूज़ दी वर्टिकल लाइन टेस्ट, तो फिर हम वर्टिकल लाइन टेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी ग्राफ को, अगर आपको ग्राफ दिया हुआ है तो आपने ये देखने के लिए कि ये ग्राफ फंक्शन है या नहीं है, तो हम एक वर्टिकल लाइन टेस्ट इस्तेमाल करेंगे। तो वर्टिकल लाइन टेस्ट में क्या करेंगे, इफ़ अ वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट्स, इंटरसेक्ट का मतलब होता है काटना, इंटरसेक्ट मीन काटना, द ग्राफ, इफ़ अ वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट द ग्राफ या कट द ग्राफ मोर देन वंस, ग्राफ को एक से ज़्यादा बार वो वर्टिकल लाइन कट करे, हम इसको वर्टिकल लाइन कह सकते हैं, हम इसको कह सकते हैं मूवेबल। इफ अ मूवेबल वर्टिकल लाइन कट्स द ग्राफ मोर देन वंस, एक से ज़्यादा बार कट करे, देन द ग्राफ रिप्रेजेंट्स
इज नॉट अ फंक्शन, तो फिर वो फंक्शन नहीं होगा। यानी फंक्शन को चेक करने के लिए ग्राफिकली फंक्शन को चेक करने के लिए क्या है, आपने एक वर्टिकल लाइन मूवेबल वर्टिकल लाइन लेनी है, और अगर वो मूवेबल वर्टिकल लाइन ग्राफ को एक से ज़्यादा हिस्सों पे कट कर जाए तो हम कहेंगे कि वो फंक्शन नहीं है। और अगर इसके उलट गया, अगर वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, एक ही पॉइंट पे काट दे, तो इसका मतलब है वो फंक्शन होगी। तो हम कुछ ग्राफ यहाँ पे लिखे हुए हैं, उन ग्राफ को हम समझते हैं। तो ये मैंने स्टूडेंट्स एक ग्राफ बनाया है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पे एक हमने कर्व सी बना ली है। अब हम चेक करेंगे क्या ये जो कर्व है, ये ग्राफ है, ये फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है या नहीं करता। तो उसके लिए हमने क्या करना है, मूवेबल वर्टिकल लाइन लेनी है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक लाइन ले लेते हैं, ये वाली मूवेबल वर्टिकल लाइन। आप इस मूवेबल वर्टिकल लाइन को आगे को लेके जाएं या पीछे को लेके आएं, तो आप देख लें जिधर को भी आप इसको मूव करवाएंगे तो एक ही पॉइंट पे इसको कट करेगी, ये लाइन इसको एक ही पॉइंट पे कट करेगी। तो फिर इसका मतलब क्या है, अगर एक पॉइंट पे कट कर रही है तो इसका मतलब क्या है, ये फंक्शन होगा। तो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया ताकि आपको भूल ना जाए, तो अगर भूल भी जाता है तो कल को आप देख सकें। वर्टिकल लाइन कट्स द ग्राफ ओनली वन, सिर्फ एक ही पॉइंट पे वर्टिकल लाइन कट करती है, तो फिर इसका मतलब क्या होगा, इट इज़ अ फंक्शन, ये फंक्शन कहलाएगा। और एक और ग्राफ यहाँ पे लिखा है, ये एक हमने एक कर्व ले ली। अब इस कर्व के ऊपर हमने क्या करना है, इसको चेक करना है फंक्शन है या नहीं है। तो हमने एक मूवेबल वर्टिकल लाइन लेनी है, तो यहाँ पे एक मूवेबल वर्टिकल लाइन ले लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये मूवेबल वर्टिकल लाइन है। तो आप यहाँ पे देखें कि ये जो मूवेबल वर्टिकल लाइन है, आप इसको आगे पीछे जहाँ पे भी करके देखें तो ये 2 पॉइंट्स पे ही ग्राफ को 2 पॉइंट्स पे ही कट कर रही है। तो यानी ये एक पॉइंट हमें y1 मिल रहा है और दूसरा पॉइंट y2 मिल रहा है, यानी इस x वैल्यू पे हमें 2 वैल्यूज़ मिल रही हैं, जबकि फंक्शन की डेफिनेशन हमें बताती है कि 2 वैल्यूज़ नहीं होनी चाहिए y की, एक ही वैल्यू होनी चाहिए। तो ये मूवेबल वर्टिकल लाइन ग्राफ को कट कर रही है मोर देन वंस, इट्स मीन दिस represents not a function. The vertical line cuts the graph at more than one point, so it is not a function. ये एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट कर रही है तो इसका मतलब है ये फंक्शन नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स आप कोई सी भी ये आप ग्राफ्स ले लें अपने पास, जैसे मर्जी जिगजैग बना लें और वर्टिकल लाइन लगा के देख लें, अगर एक से ज़्यादा बार कट कर गया पॉइंट वो वर्टिकल लाइन, तो इसका मतलब होगा फंक्शन नहीं है। और अगर एक ही पॉइंट पे कट कर रहा होगा तो इसका मतलब है ये ग्राफ फंक्शन होगा। तो ये हमने इन दी फॉर्म ऑफ ग्राफिकल देख लिया। अब हम देखेंगे इन केस ऑफ मैपिंग की फॉर्म में अब हम देखेंगे कि फंक्शन को हम कैसे चेक कर सकते हैं। तो एनी फंक्शन कैन बी डिफाइंड बिटवीन 2 सेट्स। मैपिंग में देखने के लिए हम फंक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे, 2 सेट्स के दरमियान में डिफाइन करेंगे। एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, हम इसको क्या करेंगे, फ्रॉम ए, और ये एरो इसको क्या पढ़ेंगे, टू बी। एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। अब इसके लिए हमें क्या क्या बातें ध्यान में रखनी होगी, फंक्शन इज अ रूल और मैपिंग डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, यानी सेट ए में से हमने मैपिंग को डिफाइन करना है दूसरे सेट में, यानी ए सेट के एलिमेंट्स को हमने मैप करवाना होगा दूसरे सेट के एलिमेंट्स के साथ। तो सच दैट ईच वैल्यू ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी सेट ए का हर एलिमेंट हैज़ अ यूनिक इमेज, उसकी यूनिक इमेज होनी चाहिए, यानी सेट ए का हर एलिमेंट यूज होना चाहिए। सेट ए का हर एलिमेंट किसी ना किसी दूसरे सेट के एलिमेंट के साथ लाजमी तौर पर मैप करना चाहिए। तो इसका मतलब है अगर सेट ए का हर एलिमेंट मैप करेगा तो सेट ए में से कोई भी एलिमेंट बच नहीं रहा होगा, सारे ही एलिमेंट इस्तेमाल हो जाएंगे इन दी सेट बी, यानी सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट के साथ क्या बना रहा होगा, इमेज बना रहा होगा। तो अब हमारे पास कुछ मैपिंग्स दे रखी हैं, अब हम मैपिंग से समझेंगे कि फंक्शन है या नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पे 4 तरह की मैपिंग्स हैं। अब हम उन मैपिंग को देखेंगे कि वो मैपिंग जो है वो फंक्शन बना रही हैं या नहीं बना रही। तो ये एक सेट है, ये दूसरा सेट ए और सेट बी। सेट ए के अंदर 3 एलिमेंट्स लिख रखे हैं, सेट बी के अंदर भी 3 एलिमेंट्स लिख रखे हैं। अब सेट ए का पहला एलिमेंट जो है ए वो मैप कर रहा है 1 जो है वो मैप कर रहा है ए पे, और सेट ए का जो दूसरा एलिमेंट है 2 वो मैप कर रहा है बी के साथ।
अब सेट ए का तो तीसरा एलिमेंट किसी के साथ मैप हुआ ही नहीं, किसी के साथ जाके मिला ही नहीं। डेफिनेशन हमें क्या बताती है? डेफिनेशन बताती है ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ अ यूनिक इमेज। सेट ए के हर एलिमेंट का यूनिक इमेज होना चाहिए। तो ये तो यहाँ पे ये जो 3 है ये तो किसी के साथ मैप किया ही नहीं है। अगर ये किसी के साथ मैप नहीं किया तो इसका मतलब क्या है? ये तो फिर फंक्शन नहीं कहलाएगा। तो हम लिखेंगे इज नॉट अ फंक्शन। तो स्टूडेंट्स रीज़न आपको पता चल गई है कि पहले सेट का हर एलिमेंट मैप होना चाहिए दूसरे सेट के एलिमेंट के साथ। तो हम दूसरे मैपिंग पे जाते हैं। अब दूसरी जो मैपिंग है 1 यूज़ हो रहा है, यानी 1 को हम कहते हैं ये सेट ए, जो हमने लास्ट टाइम फंक्शन में पढ़ा था, जो सेट ए होता है वो इनपुट होता है, यानी डोमेन का पार्ट होता है। तो एक इनपुट पे देखें 1 एक हमने इनपुट दी है, उस इनपुट पे ए आंसर भी आ रहा है, उसी इनपुट पे बी आंसर भी आ रहा है। तो हमने फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी थी, फंक्शन की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि x की एक वैल्यू के लिए y का एक ही आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पे देखें 1 कितनों के साथ मैप हो रहा है? 1 तो 2 के साथ मैप हो रहा है। इनपुट की एक इनपुट वैल्यू आगे 2 आउटपुट की वैल्यूज प्रोड्यूस कर रही हैं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब है यहीं पे हमें आइडिया हो जाएगा कि ये फंक्शन नहीं है। जब भी स्टूडेंट्स आपके पास इस तरह का एरो आ जाए, यानी यहां पे एक सिंगल वैल्यू हो और आगे वो सिंगल वैल्यू आगे किसी 2 नंबर्स के साथ मैपिंग कर रही हो, तो आपने फौरी से कह देना है कि वो फंक्शन नहीं है। क्यों है फंक्शन नहीं है? क्योंकि एक इनपुट पे एक ही आउटपुट होनी चाहिए, यानी एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ मैप करना चाहिए, सिंगल एलिमेंट के साथ। तो यहां उलट हो गया, तो इसका मतलब क्या है? नॉट अ फंक्शन। अब मैपिंग नंबर 3, अब देखें 1 जो है ये 1 है, ए के साथ मैप हो रहा है, 2 ए के साथ मैप हो रहा है, 3 भी ए के साथ मैप हो रहा है। अब देखें डेफिनेटली हमें बता दी थी ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ दी फर्स्ट सेट, पहले सेट का हर एलिमेंट मैप होना चाहिए। तो पहले सेट का हर एलिमेंट मैप हो गया, इसका मतलब क्या है? हम इसको फंक्शन कह सकते हैं। तो दूसरे सेट के अंदर कोई एलिमेंट बच जाए खाली या ना बचे, उससे कोई टेंशन नहीं है। पहले सेट का जो एलिमेंट है वो खाली नहीं रहना चाहिए। तो इसका मतलब है ये क्या है? फंक्शन है, इज अ फंक्शन। अब 4 में, अब ये तो बड़ा सा सिंपल सा काम है, पहला एलिमेंट पहले को मैप कर रहा है, दूसरा एलिमेंट दूसरे को मैप कर रहा है, तीसरा एलिमेंट तीसरे को मैप कर रहा है। ये तो हमें वैसे ही नजर आ रहा है कि ये फंक्शन है। हम कह देंगे इज अ फंक्शन। अब स्टूडेंट्स फंक्शंस की डोमेन और रेंज पढ़नी है। हमने कोडोमेन पढ़ेंगे क्या होता है। तो ये 2 मैंने सेट बना लिए। मैपिंग एक सेट है, उसके अंदर ये 1 से 5 तक एलिमेंट है, दूसरा सेट है उसमें ए से लेके एफ तक एलिमेंट्स है। हमने इन पर एक फंक्शन के थ्रू इन पर मैपिंग करवा रहे हैं। तो ये जो 1 है, 1 मैप किया ए के साथ, 2 मैप किया बी के साथ, फिर 3 भी बी के साथ मैप कर गया, 4 जो है डी के साथ मैप कर गया, और 4 जो सी के साथ मैप कर गया, और जो 5 है वो डी के साथ मैप कर गया। तो अब यहाँ पे हमने डोमेन, रेंज और कोडोमेन को समझना है। तो हमारे पास ये जो पहला सेट होगा, पहले सेट को डोमेन कहते हैं, इसको इनपुट भी कहते हैं, और जो दूसरा इसको साथ में प्री इमेज भी कहते हैं। पहला जो सेट है उसको डोमेन के साथ साथ प्री इमेज कहते हैं। और दूसरे सेट के अंदर हमारे पास 2 चीज़ें होंगी। 2 चीज़ें कौन सी होगी? जो पहले सेट के एलिमेंट्स दूसरे सेट के एलिमेंट्स के साथ मैपिंग कर रहे होंगे, यानी दूसरे सेट के अंदर जो एलिमेंट्स यूज हो जाएंगे, जिनकी पहले सेट के साथ मैपिंग आ रही है, वो सारे के सारे हमारे पास रेंज में कहलाएंगे। रेंज का एक और नाम होता है जिसको पोस्ट इमेज भी कहते हैं। एक होता है प्री, एक होता है पोस्ट। प्री कहते हैं पहले को, पोस्ट कहते हैं बाद को। तो ये प्री वाले एलिमेंट्स इन वाले एलिमेंट्स के साथ मैप कर रहे हैं, तो हम इसको कह देंगे पोस्ट इमेज। तो जो एलिमेंट्स मैपिंग में आ जाएं, दूसरे सेट के अंदर जो एलिमेंट्स मैपिंग में आ जाएं, उसको हम रेंज कहते हैं, और साथ में हम कह सकते हैं उसको पोस्ट इमेज। इसके अलावा ये जो दूसरा बाकी पूरा सेट है ना, बी जो सेट है, पूरे का पूरे सेट को, चाहे वो किसी एलिमेंट में उनमें मैपिंग हुई है या नहीं हुई, दूसरा पूरा सेट कोडोमेन कहलाता है। अब कोडोमेन के अंदर क्या है? जो एलिमेंट्स, जिन एलिमेंट्स पे मैपिंग हुई होती है वो रेंज में या पोस्ट इमेज में कंसिडर किए जाते हैं, और इसके अलावा बाकी पूरे के पूरे सेट को हम कहते हैं कोडोमेन।
अब यहाँ से हम देखेंगे क्या करेंगे, डोमेन ऑफ एफ की डोमेन क्या है, डोमेन होता है पहला इनपुट सेट ए सेट, तो वो सारा आ जाएगा। अब रेंज क्या होगा, जिन जिन एलिमेंट्स पे मैपिंग हुई है वो डोमेन रेंज में आ जाएंगे, और इसके अलावा बाकी जो पूरा सेट है वो किस में आ जाएगा, को डोमेन में। तो इसका मतलब है ये जो हमारे पास रेंज है, रेंज इस वाली को डोमेन का सबसेट होगी। यानी ऐसा यहाँ पे क्या है, ये एक पूरी बड़ी हमारे पास को डोमेन है, उस पूरी को डोमेन में से हमारे पास कुछ एलिमेंट पे मैपिंग हो रही है। तो इसका मतलब है ये बड़े वाला सेट और एक छोटे वाला सेट, छोटे वाला सेट क्या है, सबसेट है बड़े वाली को डोमेन का। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि रेंज और को डोमेन बराबर हो सकते हैं। कब, जब इधर का हर एलिमेंट उधर के हर एलिमेंट से मैप किया होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि जो हमारे पास रेंज है वो को डोमेन के बराबर होगी। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आज का टॉपिक, स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है अख्ताम को पहुंचा। अब हमने यहाँ इस वीडियो के अंदर बहुत सी कीवर्ड्स में, की पॉइंट्स में जो बातें लिखी थी, आप हमें उनके बारे में व्यू दे सकते हैं कि उनको किस किस हैशटैग से हम यूज़ कर सकते हैं। और जो हमारे चैनल पे स्टूडेंट्स नए हैं या चैनल पे आते तो हैं पर वो कमेंट नहीं करते, वो सब्सक्राइब नहीं करते, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस नहीं करते, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल पे आके लाजमी चैनल को सब्सक्राइब किया करें, कमेंट किया करें और इस वीडियोस को आगे अपने दोस्तों में, फैमिली में फॉरवर्ड भी किया करें। तो इस तरह की मज़ीद वीडियो में हम आपके साथ, हमारी मुलाकात होती रहेगी। उम्मीद करते हैं आपको ये आज का सारा टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।